हेलो फ्रेंड्स, मैं अन्विता द्विवेदी हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और हमारी जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की वीडियो सीरीज़ चल रही थी उसी में आज हमारा वीडियो है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर। तो जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की हमारी वीडियो सीरीज़ थी उसमें मैंने आपके कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे कि हमारा डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो गया। तो आज हम डेफिनेशन और नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा मैंने इसलिए ये जो वीडियो सीरीज़ है मैंने इस हिसाब से डिज़ाइन की है कि 2-3 टॉपिक्स पढ़ाने के बाद मैं उन टॉपिक्स पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि पास्ट ईयर पेपर्स से होंगे। और इससे क्या होगा कि आपको ना कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, और आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो अभी मैं आज का जो टॉपिक है मैंने बताया डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे क्वेश्चंस है, और मैं आपको नेक्स्ट जो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ पे क्वेश्चंस दूंगी। तो इस तरह हर 2-3 टॉपिक के बाद हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। एंड एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है आज के वीडियो में ना आपको थोड़ा सा मेरी एनर्जी लो रहे और मैं उतनी स्पीड से या उतना हाई एनर्जी के साथ ना पढ़ा पाऊँ। इट्स बिकॉज कि आई एम नॉट वेल टुडे, तो आप लोग उसके लिए आई एम सॉरी, बट आई ट्राई कि मैं जितना हाई पिच पे बोल सकती हूँ मैं उतना हाई पिच पे बोलकर ही पढ़ाऊँगी। तो पहला वीडियो है पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के फादर कौन है? तो ये मैंने आपको जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी कि चूंकि इंटरनेशनल लॉ पे ग्रोटियस ने बहुत ज़्यादा वर्क किया है। ठीक है, ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरीके से लॉ नहीं माना है, एंजेलोटी ने लॉ माना है। एंजेलोटी हैं तो ऑस्टिन के ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, यानी कि जिस दर्शन को ऑस्टिन फॉलो करते हैं पॉजिटिव स्कूल को, उसी दर्शन को एंजेलोटी भी फॉलो करते हैं। बट फिर भी फादर इनको नहीं बोला जा सकता क्योंकि इनका इतना वर्क नहीं है इंटरनेशनल लॉ पे। सबसे ज़्यादा जो काम है इंटरनेशनल लॉ पे वो है ग्रोटियस का, और सबसे पहला काम है, मतलब इन्होंने प्रॉपरली इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है अपने वर्क के थ्रू। तो इसलिए ग्रोटियस जो है उनको हम मानते हैं फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रोटियस। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसीडर्ड इंटरनेशनल लॉ एज ट्रू लॉ। ठीक है, किस स्कॉलर ने इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ माना था? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको भी मैंने आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया कि किस स्कॉलर ने इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ माना था। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है ग्रोटियस का, दूसरा हॉलैंड का, तीसरा ओपेनहाइम का और चौथा रोशे का। तो देखिए रोशे तो इंटरनेशनल लॉ से कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है, तो ये आपको पहले ही एलिमिनेट कर देना है। हाँ, ओपेनहाइम ने इंटरनेशनल लॉ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं और कुछ कुछ काम भी किया है, बट इन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ नहीं है। ठीक है, सॉरी, इन्होंने कहीं से भी ये नहीं कहा है कि इंटरनेशनल लॉ एक ट्रू लॉ है। और सेम चीज़ हॉलैंड का भी है। हॉलैंड चूंकि ऑस्टिन को फॉलो करते थे, तो जो ऑस्टिन थे उन्होंने कभी भी इंटरनेशनल लॉ को एक तरीके से पूरी तरीके से लॉ नहीं माना, तो इसलिए यहाँ पे हॉलैंड भी इसका आंसर नहीं होगा। और चूंकि फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हम ग्रोटियस को मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि ग्रोटियस ही इंटरनेशनल लॉ को पूरी तरीके से लॉ मानते थे, कि यानी कि उनका कहना था कि इंटरनेशनल लॉ जो लॉ की डेफिनेशन होती है, जो लॉ की कैटेगरी होती है, उसमें पूरी तरीके से उतरता है या उसको पूरी तरीके से परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ग्रोटियस इज द राइट आंसर कि किसने इंटरनेशनल लॉ को एक सच्चे रूप में कानून माना है, वो है ग्रोटियस। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कंसीडर्ड इंटरनेशनल लॉ एज नॉट ट्रू लॉ। यानी कि किसने ट्रू लॉ नहीं माना है। एक तो हो गया आपका माना है ट्रू लॉ, तो वो ग्रोटियस ने माना है क्योंकि वो फादर थे इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के, इसी से हमको रिलेट कर लेना है। फिर किसने ट्रू लॉ नहीं माना है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ऑस्टिन का मैंने आपको बताया है, वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है पढ़ाते टाइम, कि भाई ऑस्टिन जो थे वो इंटरनेशनल लॉ को मानते थे इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी। वो कहते थे ये जो इंटरनेशनल लॉ है इसका कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑस्टिन ने क्या थ्योरी दी है, देखिए ऑस्टिन ने हमेशा ये बोला है कि लॉ जो है, जो आपका कानून है ना, वो जो सॉवरेन अथॉरिटी होती है, जो प्रभु सत्तात्मक अथॉरिटी होती है, जो प्रभु सत्तात्मक सत्ता होती है, जो प्रभु सत्ता होती है ना,
उसका कमांड होता है, यानी कि जो आपके सुप्रीम अथॉरिटी पर बैठा है उसका कमांड होता है। और चूंकि इंटरनेशनल लॉ में कोई सुप्रीम अथॉरिटी है ही नहीं, ठीक है, हर कंट्री सॉवरेन है, हर कंट्री सिर्फ अपनी अपनी गवर्नमेंट की बात मानती है, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट है उसकी बात हम मान रहे हैं, तो वहाँ पे कमांड मिसिंग है, इसीलिए इंटरनेशनल लॉ को ऑस्टिन ट्रू लॉ नहीं मानते। तो वे कहते थे ये ट्रू लॉ है ही नहीं, बस ये एक मोरालिटी है, आप नैतिकता के आधार पर एक देश दूसरे देश की बात मानता है, ये ऑस्टिन कहते थे, तो इसीलिए वो उसको ट्रू लॉ नहीं मानते थे। तो अब आपको मैंने लॉजिक बता दिया कि वो ट्रू लॉ नहीं क्यों नहीं मानते थे, तो इससे आपको याद रहेगा कि भाई ऑस्टिन इसको ट्रू लॉ नहीं मानते थे, तो ऑस्टिन यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच फिलोसफर वॉज ऑफ द व्यू दैट इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ट्रू लॉ बट इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी। सेम चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताई, इन्होंने घुमा के दूसरे तरीके से पूछ दिया, तो आपसे क्वेश्चन ना कभी कभी घुमा के भी पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने सारी चीजें इंक्लूड की हैं। तो मान लीजिए अगर आपसे ये पूछता है कि कौन सा ऐसा फिलोसफर था, कौन सा ऐसा दार्शनिक था, कौन सा ऐसा ज्यूरिस्ट था जो ये मानता था, जो ये ओपिनियन रखता था, या ये जिसने ये व्यू दिया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रू लॉ नहीं है बल्कि इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी है, यानी कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो एक सच्चा लॉ नहीं है बल्कि वो नैतिकता पर आधारित है, ठीक है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता पर आधारित है। तो ये बात आपको क्लियर होगा कि भाई ऑस्टिन ने बोली थी, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑस्टिन का पूरा नाम जॉन ऑस्टिन था, तो आपको ऑस्टिन पे टिक कर देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि हॉलैंड पे टिक नहीं करना है, देखिए हॉलैंड आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, हॉलैंड ऑस्टिन के फॉलोअर थे बट इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी वाली बात ऑस्टिन ने ही बोली थी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who said that international law is the vanishing point of jurisprudence? ये मैंने आपको वीडियो में डायरेक्टली बताया हुआ है, आई होप कि आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो आप वीडियो दोबारा से रिविजिट कर लीजिए। भाई देखिए इंटरनेशनल, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि किस व्यक्ति ने, किस फिलोसफर ने ये बोला था कि जो हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी कि जो हमारा लॉ, जो विधि शास्त्र है हमारा, ठीक है, उस विधि शास्त्र जहां पर खत्म होता है, इंटरनेशनल लॉ विधि शास्त्र का जो जहां पर विधि शास्त्र जहां पर खत्म होता है ना, उस पॉइंट पर इंटरनेशनल लॉ आता है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ विधि शास्त्र का हिस्सा ही नहीं है, वैनिशिंग पॉइंट है, गायब हुआ बिंदु है, यानी विधि शास्त्र में एक गायब बिंदु का नाम इंटरनेशनल लॉ है। ये बात किसने बोली थी, ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि ये बात हॉलैंड ने बोली थी, ठीक है, ये बात ऑस्टिन ने नहीं बोली थी, ऑस्टिन ने सिर्फ नॉट ट्रू लॉ बोला था और इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी बोला था। वैनिशिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कि विधि शास्त्र का एक गायब हुआ पॉइंट है, या उस बिंदु पर इंटरनेशनल लॉ आता है जहां पे या विधि शास्त्र में इंटरनेशनल लॉ का कोई स्थान नहीं है, ये बात हॉलैंड ने बोली थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल लॉ हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई, ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपने, जब मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही थी कि इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है वो किसने दिया है। तो भाई हमें पता है कि इंटरनेशनल लॉ का जो टर्म है वो सबसे पहले बेंथम ने दिया था, ना ऑस्टिन ने दिया था, ना ओपेनहाइम ने दिया था, इनफैक्ट ग्रोटियस ने भी नहीं दिया था। जैसे कई बार होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ग्रोटियस ने इंटरनेशनल लॉ पे इतना काम किया है और उन्हें फादर ऑफ इंटरनेशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है, तो लोग ग्रोटियस पे टिक कर देते हैं, पर नहीं, ग्रोटियस ने भी इंटरनेशनल लॉ टर्म नहीं दिया था। इंटरनेशनल लॉ टर्म सबसे पहले बेंथम ने दिया था, जर्मी बेंथम इनका पूरा नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक लॉ ऑफ वॉर एंड पीस वॉज रिटन बाई, तो इसका आंसर आपको पता है कि भाई इसका आंसर ग्रोटियस है, इसमें आपको कोई और ऑप्शन देखना ही नहीं है। लॉ ऑफ वॉर एंड पीस ग्रोटियस ने लिखी थी और इसी वजह से इनको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और ये पूछा है कि इंटरनेशनल लॉ इनमें से किस स्टेटमेंट, कौन से स्टेटमेंट सही से इंटरनेशनल लॉ को डिस्क्राइब कर रहा है। देखा, इंटरनेशनल लॉ इज, ठीक है, इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, क्या है, पहला ऑप्शन दिया है अ बॉडी ऑफ रूल्स लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट, यानी कि एक नियमों का समूह जो कि कानूनी तौर पे जो हमारे राज्य हैं उनको बाध्य करते हैं, ठीक है, जो हमारे देश हैं, जो हमारे राज्य हैं, उनको ऐसा नियमों का समूह जो हमारे राज्यों को कानूनी तौर पे बाध्य करता है। फिर दूसरा हमारा क्या स्टेटमेंट है, नेचुरल लॉ रेगुलेटिंग स्टेट्स बिहेवियर। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा नेचुरल लॉ होता है, यानी कि जो प्राकृतिक कानून है, वो जो हमारे स्टेट्स है ना, देश के जो देशों का जो आचरण है ना उसको रेगुलेट करता है, यानी कि देशों जो हमारे देश हैं उनका किस प्रकार का आचरण रहेगा ये कौन तय करता है, ये प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक कानून तय करता है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा लॉ ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट्स टू अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि लॉ ऑफ सबऑर्डिनेशन, यानी कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, एक
ऐसे नियमों का समूह है जो देशों को सबऑर्डिनेट करता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे जितने भी राज्य हैं पूरे वर्ल्ड में, उनको सबऑर्डिनेट पोजीशन में लाता है। किसकी सबऑर्डिनेट पोजीशन में? वर्ल्ड गवर्नमेंट की। यानी कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होती है और उसके अंतर्गत या उसका सब्जेक्ट बनाता है राज्य को ये इंटरनेशनल लॉ का कानून, ठीक। और चौथा ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स प्रोवाइडिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर स्टेट्स बिहेवियर। और चौथा पॉइंट क्या है कि नैतिकता का ऐसा कोड या नैतिकता का ऐसा समूह, नैतिकता के नियमों का ऐसा समूह जो कि ये कहता है कि जो राज्य हैं उनका बिहेवियर किस तरीके से होगा, यानी कि जो राज्य हैं वो अपना आचरण किस प्रकार से करेंगे, उन आचरण को डिस्क्राइब करता हुआ एक कोड ऑफ एथिक्स या उन आचरण को डिस्क्राइब करता हुआ एक नैतिकता के नियमों का समूह। तो अब इनमें से चारों में से क्या बात सही है ये हम देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा ऑप्शन है ना, पहले हम बाकी तीन ऑप्शन देखते हैं फिर पहले ऑप्शन पे आते हैं। देखिए पहला जो सेकंड ऑप्शन है नेचुरल लॉ रेगुलेटिंग स्टेट बिहेवियर, तो भाई प्राकृतिक नियम कहीं से भी स्टेट के आचरण को रेगुलेट नहीं करते। स्टेट चाहे तो नेचुरल लॉ से डिफर कर सकता है, ये उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ स्टेट टू वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो हमें पता है वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। क्या आपको लगता है कि कहीं पे भी पूरे विश्व में कोई ऐसी विश्व की गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत हमारे ये अंतर्राष्ट्रीय कानून आते हैं और सारे देश उनको फॉलो करते हैं, सारे देश उसके अंतर्गत आते हैं? नहीं। यूएन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप अपनी कंसेंट देते हैं तो आप मेंबर होते हैं। यूएन के रूल्स मानना ना मानना आपके अपने ऊपर है, हर देश के ऊपर है, ठीक है। तो कोई वो वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, वो एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन है कोड ऑफ एथिक्स कि नैतिकता के नियमों का समूह है। तो भाई ऐसा नहीं है, इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ मानते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ कानून हैं जिनको स्टेट कंसेंट के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है। जब वो अपनी कंसेंट देते हैं तो वो उनको फॉलो करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा नियमों का एक साथ समूह बना दिया गया है, किसी ने बना दिया और बोला है कि स्टेट अपने अपने आचरण में ये चीज़ फॉलो करेंगे। कोई सेट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि 10 नियम आपने एक जगह लिख दिया या कोड ऑफ एथिक्स लिख दिया, उसमें 10 नियम है और बोल दिया ये नैतिकता के नियम है और ये जो स्टेट्स हैं वो अपने अपने आचरण में फॉलो करेंगे, तो ये भी नहीं है। तो ये भी आंसर आपका चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नियम क्या है, ऐसे नियमों का समूह जो कि स्टेट को यानी कि जो राज्य है उनको कानूनी तौर पर बाध्य करते हैं, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग डाउटेड द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी कि निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस स्कॉलर ने या किस ज्यूरिस्ट ने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कानून है ना उसके लीगल कैरेक्टर को डाउट किया था। यानी कि ये बोला था कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरीके से लीगल नहीं है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरीके से कानून नहीं है, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ मोरालिटी एंड ऑल। तो अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई इसका आंसर ऑस्टिन हो सकता है, तो नहीं, इसका आंसर ना, अच्छा पहली बात तो ऑप्शन में ऑस्टिन है ही नहीं, बट इसका आंसर अगर ऑप्शन में गलती से ऑस्टिन आ भी जाए तो डाउटेड द लीगल कैरेक्टर जहां पर आएगा कि संदेह व्यक्त किया है लीगल कैरेक्टर पे, इंटरनेशनल लॉ के अंतर्राष्ट्रीय कानून के लीगल कैरेक्टर पे संदेह व्यक्त किया है, ये जहां पर आएगा संदेह, लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ डाउट किया है, तो वहां पे आपको ये मान लेना है कि इसमें ऑस्टिन नहीं है, क्योंकि ऑस्टिन ने तो ये बोला, ऑस्टिन ने सिर्फ दो बातें बोली, इंटरनेशनल पॉजिटिव मोरालिटी नॉट ट्रू लॉ, ठीक है। फिर हॉलैंड आपको पता है कि ऑस्टिन के समर्थक थे, तो मैंने आपको वीडियो में भी बताया कि हॉलैंड ने ना डिनाई कर दिया था इंटरनेशनल लॉ को एक लीगल कैरेक्टर यानी कानूनी जामा पहनाने से इनकार कर दिया था। ये बोला कि इंटरनेशनल लॉ या अंतर्राष्ट्रीय कानून को आप पूरी तरीके से कानूनी ढांचे में या कानूनी स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठा सकते हैं, तो जो लीगल कैरेक्टर है, जो लीगल एसेंस है उसकी, वो डिनाई कर दी थी। तो इसीलिए यहाँ पर सही आंसर हॉलैंड होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेशनल लॉ, इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा, और इसके बाद मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी बता दूंगी। इंटरनेशनल लॉ इज द बॉडी ऑफ लीगल रूल्स। इंटरनेशनल लॉ क्या है? बॉडी है, एक नियमों का समूह है। किस प्रकार के नियमों का? लीगल नियमों का, यानी कानूनी नियमों का समूह है जो कि अप्लाई होते हैं, विच अप्लाई बिटवीन सॉवरेन स्टेट्स एंड सच अदर एंटिटीज एज हैव बीन ग्रांटेड बाय इंटरनेशनल पर्सनालिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट को मैं हिंदी में बता देती हूँ कि ये बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून ऐसे लीगल नियमों का समूह है या ऐसे कानूनी नियमों का समूह है जो कि सॉवरेन स्टेट पे, यानी कि जो स्टेट
फ्री हैं, यानी कि उन पे किसी और देश का राज नहीं है, ऐसे स्टेट्स पे लागू होते हैं प्रभुसत्तात्मक, जिनकी जो प्रभुसत्ता है वो उनकी अपनी है, ऐसे स्टेट्स पे लागू होते हैं। और इसके अलावा उन एंटिटीज पे या फिर उन बॉडी पे या फिर उन लोगों पे लागू होते हैं। एंटिटीज मतलब उन और लोगों पे लागू होते हैं, यानी कि एक तो सॉवरेन स्टेट पे लागू होता है इंटरनेशनल लॉ, दूसरा क्या बोला है कि उन लोगों पे लागू होता है जिनको आपने इंटरनेशनल पर्सनालिटी करार दिया। जैसे मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी हो गई ना। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ना हम इंटरनेशनल पर्सनालिटी की तरीके ट्रीट करते हैं। अब इंटरनेशनल पर्सनालिटी क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट में कि लीगल कंपनीज जो होती हैं वो लीगल पर्सनालिटी होती हैं, यानी कि आप कंपनी को कोर्ट ले जा सकते हो, कंपनी के खिलाफ केस कर सकते हो और कंपनी भी आपके खिलाफ केस कर सकती है। तो वैसे ही कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनको इंटरनेशनल पर्सनालिटी माना जाता है, और ये माना जाता है कि वो आपके खिलाफ केस कर सकती है, और देश भी जो है वो उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, देशों के खिलाफ केस कर सकती है, इंडिविजुअल के खिलाफ केस कर सकती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यही चीज बोली गई कि जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, ठीक है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटीज हैं, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, और जो सॉवरेन स्टेट्स हैं यानी कि प्रभुसत्तात्मक राज्य जो है, उन दोनों पर जिन कानूनी नियमों का समूह अप्लाई होता है वो है इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब ये डेफिनेशन इंटरनेशनल लॉ की किसने दी थी ये पूछा जाता है, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये देखिए, ये बिल्कुल अलग से फिलोसफर आए हैं, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं डायरेक्टली, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कोई भी, जैसे इंटरनेशनल लॉ में जनरली हम लोग ग्रोटियस, ऑस्टिन, हॉलैंड इन सब की बात करते हैं, या स्टार्क या ओपेनहाइम की बात करते हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिंपल सी डेफिनेशन कि इंटरनेशनल लॉ दो लोगों पे लागू होता है, एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी पे, एक सॉवरेन स्टेट पे, ये कीवर्ड है। ठीक है, तो ये किसने दी थी, शॉर्जन बर्जर। ठीक है, शॉर्जन बर्जर इज द आंसर, सी ऑप्शन जो है शॉर्जन बर्जर, ये इसका राइट आंसर है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो नीचे दो स्टेटमेंट लिखे हैं ना, इनको कंसीडर करिए। क्या लिखा है देखिए, पहला स्टेटमेंट है इंटरनेशनल लॉ जो है इज नॉट अ लॉ एट ऑल, यानी कि ये कह रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो कानून है ही नहीं, वो बिल्कुल भी लॉ नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंटरनेशनल लॉ हैज नो जुडिशियल सिस्टम टू एनफोर्स द लॉ बाय अप्लाइंग सैंक्शंस, यानी कि इंटरनेशनल लॉ के पास कोई ऐसा जुडिशियल सिस्टम नहीं है जो कि ये जो कानून है उनको एनफोर्स करा सके, उनको लागू करा सके। किसके द्वारा लागू करा सके, सैंक्शन अप्लाई करके। सैंक्शन का मतलब होता है सम काइंड ऑफ पनिशमेंट, कि मान लीजिए हमने बोला कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपके साथ ये चीज कर देंगे, या अगर आप चोरी करोगे तो हम आपको 2 साल की सजा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का जो सैंक्शन होता है, कि जो आप एक फोर्स होता है ना कि पनिशमेंट जो दे रहा होता है, तो इस तरीके का कोई भी मतलब ये बोला गया कि इंटरनेशनल लॉ का के पास कोई भी ऐसा जुडिशियल सिस्टम नहीं है जो कि सैंक्शन दे सके या पनिशमेंट दे सके, किस चीज के लिए, लॉ को एनफोर्स कराने के लिए, लॉ को लागू कराने के लिए। ठीक है, तो अब हमने ये दोनों स्टेटमेंट देख लिए। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि ओनली 1 इज ट्रू, यानी कि जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सेकंड ऑप्शन है ओनली 2 इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन है कि दोनों ट्रू है, और चौथा ऑप्शन है कि दोनों फॉल्स है। अब हम देखते हैं कि दोनों जो सेंटेंस हैं उनको कंसिडर करते हैं, उनको देखते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। देखिए, एक तो बोला इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है, तो ऐसा हो सकता है भाई, कुछ लोगों ने बोला है कि ट्रू लॉ नहीं है, बट इट इज अ सम काइंड ऑफ लॉ, रिकॉग्नाइज तो हुआ है, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। क्या है, ट्रू। ठीक है, फिर दूसरा स्टेटमेंट जो है कि कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है, तो ये सच बात है। हाँ, मैं मानती हूँ कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या कुछ ट्रिब्यूनल्स हैं, लेकिन उनके पास भी ना सैंक्शन का नियम नहीं है, मतलब वो डिस्प्यूट आपका रिजॉल्व करती है, बट ऐसा नहीं है कि वो किसी तरह से किसी स्टेट को बाइंड कर सकती है या जबरदस्ती कर सकती है। आप प्रेशर बना सकते हो कि कई देश मिलकर इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट कर दे। हाँ, सिक्योरिटी काउंसिल कभी कभी ऐसा करती है, सैंक्शन कर देती है, जिसमें ऐसा होता है कि वो बाकी देशों को बोल देगी कि भाई इस देश की सप्लाई रोक दो, इस देश को कोई पर्टिकुलर चीज सप्लाई मत करो, या इस देश को कोई पैसा मत दो, इस तरीके से कर देती है। बट एक प्रॉपर जो सिस्टम होता है ना, कोई जुडिशियल सिस्टम, जैसे अपने यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट्स हैं, तो वो उस कोर्ट्स जो है ना इंटरनेशनल लॉ का, वो कहीं से भी किसी भी देश को प्रेशराइज नहीं कर सकता है सैंक्शन के थ्रू, कि नहीं आपको ये नियम लागू करना ही करना है, जब स्टेट कंसेंट देगा तभी वो नियम लागू होगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, सेकेंड वाला, ये है फॉल्स। तो अब राइट आंसर क्या होगा कि भाई ओनली 1 इज ट्रू, फर्स्ट ए जो ऑप्शन है ना वो इसका राइट आंसर है। सॉरी, हाँ, ये जो ए ऑप्शन है ना, ओनली 1 इज ट्रू, ये राइट आंसर है इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू द इटालियन ज्यूरिस्ट एंजेलोटी, एंजेलोटी की मैंने बात की थी, एंजेलोटी के बारे में मैंने बताया था कि एंजेलोटी ने इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या क्या चीजें बोली हैं। तो ये क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली, ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में आया है, उत्तराखंड जुडिशरी के एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग टू इटालियन ज्यूरिस्ट एंजेलोटी, जो एंजेलोटी हैं उन्होंने ये बोला था, अ पॉजिटिविस्ट द बाइंडिंग फोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज फाउंडेड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, यानी कि एंजेलोटी के अकॉर्डिंग, एंजेलोटी जो कि एक पॉजिटिविस्ट है, पॉजिटिविस्ट का मतलब पॉजिटिव स्कूल को फॉलो करते हैं, पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। तो एंजेलोटी के हिसाब से इंटरनेशनल लॉ का जो बाइंडिंग फोर्स है, इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से स्टेट्स को बाध्य करता है, ठीक है, ये जो है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी कि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से स्टेट्स को बाध्य करेगा कानून को मानने के लिए, ये किस नियम पे या किस सिद्धांत पर बेस्ड है, ठीक है। तो देखिए, पहला है आपका जस कोजेंस। जस कोजेंस का मीनिंग भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जस कोजेंस का मतलब होता है कुछ ऐसे नॉर्म जिनसे आप पीछे नहीं हट सकते हैं, ठीक है, जिनको आपको फॉलो करना ही करना है। फिर ये जो सेकंड है रीबस सिट स्टैंटिबस, ये आपके काम की मैगजीम नहीं है, ये इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड नहीं है। फिर थर्ड है पैक्टा sunt servanda। तो दिस इज द राइट आंसर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। पैक्टा sunt servanda का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ, मैंने बताया हुआ है। इसका मतलब होता है कि अगर आपने कंसेंट दे दी है, आप अग्रीमेंट को सेट असाइड नहीं कर सकते हो, यानी कि अगर आप किसी अग्रीमेंट को आपने साइन कर दिया है तो फिर आप बाद में उससे पीछे नहीं हट सकते हो, ये कॉन्ट्रैक्ट का रूल होता है, ठीक है। तो जो एंजेलोटी थे वो भी यही, उनका भी यही कहना था कि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके से बाइंडिंग होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट अपनी कंसेंट देते हैं तब वो उन पे बाइंडिंग होता है। तो अगर स्टेट ने कंसेंट दे दी है तो आप पीछे नहीं हट सकते हो, तब फिर इंटरनेशनल लॉ पे बाइंडिंग होगा। अगर स्टेट ने कंसेंट नहीं दी है तो बाइंडिंग नहीं होगा, ये एंजेलोटी का कहना था। तो इसलिए उनका प्रिंसिपल किस चीज, उनका जो बाइंडिंग फोर्स था इंटरनेशनल लॉ का, वो किस चीज पे बेस्ड था, वो था पैक्टा sunt servanda पे बेस्ड, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इसका आंसर पैक्टा sunt servanda है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और इसका कॉन्सेप्ट मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप फिर से देख लीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए, डेफिनेशन ऑफ एंड नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ के, और फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।